आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 3 822 बी एक्स सेट का नंबर है 2025 का। यह गणित का पेपर है, यूपी बोर्ड का पेपर है। जैसा कि हम लोग सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, सेट नंबर 1 और 2 पहले सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक पे क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार सॉल्व करना है, इसके लिए आप सेट नंबर 1 देखिए, या तो सेट नंबर 2 में भी थोड़ा बहुत जानकारी हमने दिया है, लेकिन आप सेट नंबर फर्स्ट ही देखिए, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने बताया हुआ कैसे क्या करना है। अब की क्लासेस में सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, आप वहां से क्वेश्चन देख लीजिए, या तो आप किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर या अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिए, वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ हम लोग पढ़ेंगे। खंड अ आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, और बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4 है। क्या है? tan थीटा बराबर में 3/4 है। तो कह रहा है कि cos थीटा का मान, अगर हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाए, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है? 3 है, तो ये लंब हो गया 3, ये आधार आपका 4 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे लगा दे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये आप अपने से निकालेंगे, ये 5 हो गया। तो पूछा किसका है? जिसका भी पूछा निकाल लीजिए। कह रहा है कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेंगे आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है? कहेंगे 4, और कर्ण कितना है? तो कहेंगे 5। जो आंसर आएगा वो आपका 4/5 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, पहले का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसके आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में जो टिक करेंगे उसको आपको OMR शीट पे फिल करना है। तो उसको एग्जामिनर को ये नहीं देखना है कि आपने कैसे प्रश्न को सॉल्व किया है, ठीक है, चाहे आप लेंदी में सॉल्व किए हो, चाहे आप तुरंत शॉर्ट में अपने मन में सॉल्व किए, उससे फर्क उसको नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये देखता है कि OMR शीट में आपका जो ऑप्शन टिक हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि बहुविकल्पी प्रश्नों को जितना हो सकता है मन में सॉल्व करें, और शॉर्ट जो तरीका होता है वो भी आपको पता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम आने की प्रयोज्यता क्या होगी? देखिए जो पासा होता है, लूडो की आपने पासा देखा होगा, गोटी देखा होगा, उसमें आपके टोटल कितने फलक होते हैं? तो आप कहेंगे 6 फलक होते हैं। तो कह रहा है इसमें से सम आने के प्रयोज्यता, अच्छा टोटल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे टोटल 6 हो गए। और सम आने के कितने सम होते हैं? 2 4 6, यही 3 सम होते हैं। तो 1 2 3 सम होते हैं, 3 ऊपर लिख दीजिए, काट दीजिए, 3 कम 3 3 दूना 6, मतलब 1/2 इसका आंसर आएगा, और ऑप्शन नंबर आपका दूसरे का बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित का बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ 7 8 15 10 और 5 यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका वर्ग अंतराल लिखा है, तो इससे अभी लेना देना नहीं है। ऐसे आप लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इसे यहाँ पे संचयी बारंबारता CF निकालेंगे, ये F है। तो ये आपका 7 हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 15 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 45। ये जो 45 आता है हमेशा इसमें 2 का भाग दीजिए। जैसे ही आप 2 का भाग देंगे तो 22.5 आएगा। इस 22.5 को देखिए किसके किसके बीच में आएगा? तो कहेंगे 15 और 30 के बीच में आएगा। तो जो बड़ा वाला मान रहता है, जैसे ये 15 हो गया, 30, छोटा वाला मान ये CF होता है, उससे नहीं, ये जो बड़ा वाला मान होता है इसी के सामने वाला ये 15 है, और 15 के सामने देखिए क्या है? 15 के ऊपर है 20 से 30, यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे का सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप माध्यक निकालना जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है। ये आपका F होता है, ये CF होता है, ठीक है। ये आपका L होता है, इस माइनस कर देंगे तो 10 आपका H आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। यहाँ पर बस आपको इतना जानना है कि माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे क्वेश्चन में आपको देखिए कह रहा है कि बहुलक का वर्ग निकालिए। बहुलक वर्ग जो बारंबारता का सबसे बड़ा नंबर है, इसमें आप देखिए क्वेश्चन में बारंबारता का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 11। तो 11 के ऊपर जो वर्ग बना है वो क्या है? 10 से 15। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 से 15, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, तो -1 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, संभावना।
और क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कह रहा है कि 3 cot A बराबर है आपका 4। तो पहले तो इसको हल करते हैं इस हिसाब से, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 को अगर उस तरफ भेज देंगे तो cot A बराबर हो जाएगा 4/3। अच्छा, cot A बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे cot A बराबर होता है 1/10A, यही होता है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 1/10A होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने मन में करना है, लिखना उठना नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ। तो इसके जगह पे आप 1/10A लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर में 4/3 tan A हो जाएगा। अब अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो tan A बराबर आ जाएगा आपका 3/4। क्या आ जाएगा? 3/4। अच्छा, आप अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 1 - tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर ए बटे में 1 + tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करिए। अगर यहाँ पे इस दोनों तरफ वर्ग कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। मतलब tan स्क्वायर ए का जो मान आ गया वो 9/16 है। tan स्क्वायर एक जगह पे रख सकते हैं, तो इसमें हम लोग रख लेंगे क्योंकि मान निकालना। तो 1/9/16 बटे में 1 + 9/16, तो 1 - 9/16 है 16, एकम 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 7/16 हो जाएगा। टोटल बटे में क्या हो जाएगा? 16 एकम 16 और 16 9 25 हो जाएगा, 25/16, 16 से 16 कट जाएगा, आएगा आपका 7/25, 7/25। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, छठवें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7/25। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cos 60 अंश का मान क्या होगा? ये आपको तो याद ही होगा कि इस cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मान बताइए क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला याद ही होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अब ये हो जाएगा कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर इसका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही है 8वें का। 9वें का चलिए, 9वें का देखिए, यदि एलसीएम 315 है, एलसीएम 315 दो संख्याओं 35 और 63, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ल स गुणे म स। म स आपको नहीं पता है, दिया ही नहीं है, तो 63 × 315 होता है, 5 × 35 होता है, x का मान कितना आ गया? 7। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 12, 15 और 21 का लस कितना होगा? 12, 15 और 21 का आपसे एलसीएम पूछा है, ठीक है। तो 12 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 15 का 3 × 5 15 हो जाएगा, 21 का 7 × 21 होता है, 3 × 7 21 हो जाएगा। अगर हम मिलाएं तो 3 पहले, अब देखिए पहले 2 × 2 लिख लीजिए, 2 × 2 लिख लीजिए, फिर 3 तीनों में है तो एक ही 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 × 7 बच गया, 5 × 7 बच गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 5 × 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिया 420, 420 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि √2 और 2 - √2 का गुणनफल एक परिमेय अपरिमेय का अपरिमेय गुणा करने पर अपरिमेय संख्या ही आता है। देख के भी चेक कर लीजिए, √2 में 2 - √2 का गुणा करेंगे तो ये 2 √2 - 2 हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, मैंने 2-3 सेट जो मैंने सॉल्व कराए हैं सब में मैंने बताया हुआ कि कैसे इसको सॉल्व करना, बीच की दूरी कैसे निकालना होता है जब वो विकल्पी में आए। तो 4 और 2 मतलब पहले वाले को घटा दीजिए, 4 और 2 को घटा देंगे। अब ये नहीं देखना है कौन बड़ा है छोटा, बड़े में से छोटा ही घटाना है। 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो जितना आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 में से घटा दीजिए 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों आपने स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 4,
4 8, कितना आ गया 8। जितना आए आंसर उसमें अंडर रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। यहाँ आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, मतलब यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है, ये इसका केंद्र हो गया O, और उसके बाद एक जो है स्पर्श रेखा है PQ, क्योंकि स्पर्श बिंदु तो शुरू में बोला है P है तो ये Q हो जाएगा, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये त्रिज्या हो जाएगा। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब OP त्रिज्या जो है 5 है। कह रहा है OQ 12 सेंटीमीटर है, OQ ये 12 सेंटीमीटर है, PQ आपको नहीं पता है। अब देखिए क्या होता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया जो त्रिज्या होता है, जो रेखा होती है वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, इसलिए समकोण हो गया। समकोण हो गया तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होना चाहिए, ये होता है। मतलब 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। 25 को आप इधर भेज दीजिए तो 144 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 119 हो जाएगा अंडर रूट में, ये एक्स के बराबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर 13 का बी सही है, ऑप्शन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने 13 प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या रहा है, कह रहा है चित्र में एक चित्र दिया गया है, आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। कह रहा है चित्र में DE BC जो है पैरेलल है, समांतर है, तो AD बराबर 3। देखिए ऐसे समझिए, मैं चित्र बना के आपको समझा दे रहा हूं। ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E। तो कह रहा है AD 3 है, यहां से यहां तक 3 है, और कह रहा है कि जो DE है वो 4 है, और DB ये जो है 1.5 है। फिर कह रहा है कि BC का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना। अब देखिए ध्यान, AD का जो अनुपात बनेगा, ये छोटा वाले का जो अनुपात बनेगा, यहाँ से ये अनुपात बनेगा DE से, छोटे वाले से, समझ लीजिए AD बटे में DE, और जो बड़ा वाला AB बराबर में AB का अनुपात बनेगा BC से, ठीक है। तो AD कितना दे रखा है, AD 3 दे रखा है। DE कितना दे रखा है, तो DE दे रखा है 4 बराबर में AB कितना है, AB यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 प्लस 1 4.5, दोनों जोड़ लेंगे, 3 और 1.5 जोड़ लेंगे तो 4.5 हो जाएगा। अब BC का मान तो नहीं पता है, अब BC बराबर हो जाएगा 4.5 बटे 3 गुणे 4, ठीक है। 4 उधर चला गया है, तो अगर इस दशमलव को हटा दें तो ये 30 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब BC का जो मान आ गया वो आ गया आपका 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 चलते हैं। वैसे ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, चित्र तो इसमें नहीं बनाना है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। अब देखिए आंसर जो दे रखा है ना वो पाई में दे रखा है, मतलब पाई का मान नहीं रखना है, और त्रिज्या कितना दे रखा है 6, मतलब यहाँ पे पाई रहने देते हैं, 6 गुणे 6 हो जाएगा, और थीटा का मान 60 अंश है, और आपका ये जो है नीचे 360 है। डिवाइड कर दीजिए, 60 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, बचा कितना 6 पाई। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में 6 पाई है, यहीं सही हो जाएगा। 15 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। देखिए एक आपका ये घन है, ठीक है, ये घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 10-10 सेंटीमीटर है, लेकिन कह रहा है कि एक और 10 सेंटीमीटर का इसमें मिला दिया गया, ठीक है, एक जो है और 10 सेंटीमीटर का इसमें मिला दिया गया इस तरीके से। तो यहां से यहां तक भी तो 10 हो जाएगा, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी 10 ही होगी, और ये जो ऊंचाई होगा वो भी कितना हो जाएगा 10। तो अगर आप देखें तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई तो 20 हो गया, लेकिन जो चौड़ाई है वो 10 ही है, और जो ऊंचाई है वो भी 10 ही है। तो कह क्या रहा है कि ये जो घनाभ बन गया, ये घनाभ जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो 2LB मतलब 20 गुणे 10 200 प्लस BH 10 मतलब 100 प्लस HL 200, ठीक है। 200 200 400 500, 500 दूनी 1000, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए ये आपको तो सॉल्व करके दिखाना नहीं है एग्जामिनर को, तो आप अपने मन में करें, जितना स्पीड से हो सकता है उतना स्पीड से करें। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद दे रखा है, उसका शून्य क्या होगा। इसको पहले सही सीक्वेंस में लिख लीजिए, -7x -3, तो इसके शून्य पूछ रहा है।
6 त्रिक 18 होगा, 18 को 2 ऐसे भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 7 आए, कहेंगे 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो 6x² माइनस 9x और उसके बाद प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ी बना लेंगे तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर में 0, 2x माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा बनेगा 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ कहेंगे x बराबर में 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर में माइनस 1/3 हो जाएगा, तो माइनस वाला आंसर नहीं सही होगा, 3/2 जो है। अच्छा क्या निकालना है इसका, शून्यांक निकालना है, तो मतलब ये भी सही है, तो दोनों शून्यांक निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3। तो एक है आपका 3/2 और दूसरा है -1/3, ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने यहाँ पे कई स्टेप छोड़ा हुआ है ना, आपको भी छोड़ना है, अपने दिमाग में रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हमको पता है कि 2x 3 ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो ये स्टेप लिखना जरूरी थोड़ी है कॉमन, आपको तो बस 17 का बी लगाना है ना, तो ये आपको कॉमन लेना है तो डायरेक्ट 0 के बराबर कर दीजिए और 3x + 1 0 के बराबर कर दीजिए, जो बचेगा। अब इतना सवाल सॉल्व करते करते आपका हैबिट तो पड़ ही चुका होगा कि आपको स्टेप तो पता ही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं, और अगर नहीं भी पता है तो भी आप ध्यान से समझते रहिए, जब आप लेंदी वाले सवाल लगाएंगे, बड़े बड़े सवाल लगाएंगे तो ये सबका तो हैबिट पड़ जाएगा, और प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 4/3x और क्या है प्लस 2y बराबर में 8 है, और जो दूसरा है वो है आपका 2x + 3y, 2x + 3y बराबर में 12 कह रहा है। इसके हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर हम इसका यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4x + 2 6y और 3 उधर चलाएगा 24 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें ये a1 b1 c1 हो जाएगा, ये a2 b2 और c2 हो जाएगा। अगर a1/a2 कर दें, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही चेक करना होता है। तो a1 का मान कितना है 4, a2 का मान कितना है 2 बराबर b1 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है 24, c2 का मान कितना है 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 12 दूना 24, 12 एकम 12। तो देख रहे हैं कि 2/1 2/1 2/1 मतलब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हैं, इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि द्विघात समीकरण का विभक्तिकर ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0 दे रखा है। अगर इसका तुलना हम द्विघात समीकरण से करें ax² + bx + c से, तो अगर आप देखें तो a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है -4 है और c बराबर 4 √3 है, माइनस में 4 √3, c बराबर क्या है 4 है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि विभक्तिकर मतलब d बराबर होता है b² - 4ac, इसी d का मान निकालना है। तो b² मतलब -4 √3 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3 है और c का जो मान है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करें आगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा 4 चौक 16 48 माइनस 4 चौक 16 48, 48 माइनस 48 मतलब d का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19 का सी, ये रहा 19 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। जब भी आपसे सर्वांतर पूछे तो सबको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ी प्रूफ करना है कि जो है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, बस आपको सर्वांतर निकालना है। तो शुरू के 2 टर्म लीजिए 3 और दूसरा था 3 + √2, इन्हीं दोनों को आपस में पीछे वाले से आगे वाले घटा दीजिए, मतलब 3 + √2 में से 3 घटा दीजिए, ये कट जाएगा बचेगा √2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। अब यहाँ पर हमारा खंड अ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले आप कहेंगे माना 6 √3 एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको हमेशा से बता रखा है, जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है क्या, तो आप सबसे पहले उसको मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या है। हम इसी को ये प्रूव कर देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, और जब कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपने ऐसा माना है तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 √3 बराबर p बटा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अगर ये p बटा q हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों अभी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर 6 को इस तरफ भेज दें तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 नीचे आएगा p बटा 6q।
अब यहाँ पर ये आप देखिए कि P बटा जो 6Q है वो एक जो है परिमेय संख्या है। वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P बटा Q के रूप में है। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि ये √3 के बराबर है, तो ये भी तो परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए हमारा ये मानना 6√3 एक परिमेय संख्या है, यह एक गलती है। या आप लिखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या, आप ऐसा मान लीजिए कि हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि 6√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर आगे लिख लेंगे कि अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इस तरीके से लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर पहले का ख। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, बिंदु जो P है Q है वो उससे समदूरस्थ है। Q P और R से, मतलब यहाँ पर अगर बिंदु Q है और यहाँ पर एक P है, यहाँ पर एक R है, तो इससे ये क्या है? समदूरस्थ है। ये तीनों बिंदुओं को ध्यान से देखिए। Q जो बिंदु है वो है 0,1 और ये जो P है ये दे रखा है 5,-3 और ये जो है ये है आपका x,6। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो x है ना, इसका मान बताइए। ठीक है, हम इसका मान बताएंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा x2 y2 होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समदूरस्थ है, मतलब PQ के बराबर है ये RQ। PQ के बराबर क्या है? RQ। मतलब PQ की जो दूरी है वही दूरी RQ की है। मतलब ये दोनों रेखाएं जो हैं वो दोनों बराबर है। अगर दोनों रेखाएं बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि PQ की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? तो आपको फार्मूला याद है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से QR का भी यही फार्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस बात को समझते हैं कि अगर ये x2 y2 पहले से ही है तो पहले PQ की जब दूरी लेंगे तो यहाँ पर हम इसको x1 y1 मान लेंगे, और जब RQ की दूरी लेंगे तो इसको x1 y1 मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो x1 का मान क्या है? 5, x2 का मान क्या है? 0। तो यहाँ पे 0 - 5 का होल स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान 1 है और y1 का -3 है। 1 - -3 का होल स्क्वायर बराबर में। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही फॉलो करेंगे। x2 अब क्या है? x2 0 है, लेकिन अब x1 क्या हो गया? x1 x हो गया, तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 तो 1 ही है, माइनस y1 कितना है? y1 6 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। आगे कहेंगे क्या है कि ये -5 का होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 का होल स्क्वायर 16। एक काम करिए, एक स्टेप और लिख लीजिए, डाउट ना होने पाए। ये -5 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 1 4 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा x का -x का होल स्क्वायर प्लस ये -5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, और इधर क्या है? ये x स्क्वायर प्लस ये क्या है? 25। अब ध्यान से देखिए, ये जो अंडर रूट है अंडर रूट से कट जाएगा, तो बचा क्या? 25 + 16 बराबर में x स्क्वायर प्लस 25 बचा है। तो 25 से 25 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचा क्या? x स्क्वायर बराबर 16 बचा है। x बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 16, तो ये हो जाएगा x का मान +-4, है ना? तभी तो कहें कि थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो ये x का मान क्या हो गया? +-4 हो गया। अब आपका जो आंसर है यही होगा, लेकिन अगर आप ये अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसके आंसर में QR का भी मान दे रखा है, PR का भी मान देखा है, वो निकालना नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि आप बस x के मान को निकालिए, x के मान को आपने निकाल दिया, यही आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 का ग। प्रश्न नंबर ग क्या कह रहा है? स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है।
मतलब अगर कोई एक बिंदु इस तरीके से है तो यहाँ पर दो बिंदु है और एक बिंदु है 5,-6, ये बिंदु है 5,-6, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये बिंदु जो है ये -1,-4 है। तो कह रहा है यहाँ पर ना एक बिंदु है बीच में, ये बिंदु, और ये जो बिंदु है तो कह रहा है कि ये y अक्ष पे है, मतलब यहाँ पर ये जो बिंदु C है इसको हम मान लेते हैं ये है। अब देखिए यहाँ पे y अक्ष दे रखा है, मतलब x जो है 0 हो जाएगा और y ही रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये निर्देशांक बनेगा, इन दोनों का निर्देशांक ये है। अब यहाँ पे ये है कि इसको x1 y1 मान लेते हैं। अब अनुपात यहाँ पे क्या होगा, ये m1 हो जाएगा और ये जो m2 है, देखिए दो भागों में बांटा गया है ना, तो ये m1 है, ये m2 है। फॉर्मूला क्या होता है, ये जो C बिंदु है, ध्यान देखिए, ये जो C बिंदु है 0, y, इसके बराबर जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और कॉमा देंगे तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो निर्देशांक ये बिंदु है ये 0 के बराबर है और ये जो है y के बराबर है। इसका मतलब अगर आपको m1 m2 का अनुपात निकालना, चाहे आप इसको रख के निकाल लीजिए चाहे इसको, तो यहाँ पर तो 0 इसका मान दे रखा है ना, मतलब ये सरल होगा कि इसी को रख के निकाल लें। मतलब हमको क्या करना है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 0 कर लेंगे। ठीक है, अगर हम 0 कर लेते हैं तो हमको मान रखना है, तो मान रखना है, देखिए ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 y1 नहीं रहेगा, ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, ऐसा है। ठीक है, ये तो इसमें क्या है, ये तो x y है ना, तो यहाँ पर देखिए ये x2 और x1 का मान रखना है, y से हमसे मतलब नहीं है, x का बस मतलब है। तो x1 का मान 5 है और x2 का -1 है, m1 का मान पता नहीं है, x2 का मान -1 है, प्लस m2 का मान पता नहीं है लेकिन x1 का मान कितना है, 5 है, बटे में m1 का मान कितना है, तो m1 का मान हमको नहीं पता है, m2 का मान भी नहीं पता है, बराबर 0। इसको अगर 0 में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -m1 प्लस 5m2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 5m2 को यहीं रहने देते हैं, बराबर में -m1 को उस तरफ भेज देते हैं, तो प्लस m1 हो जाएगा, मतलब इधर सिर्फ m1 हो गया। तो अगर आप देखें तो m1 बटे m2 का अनुपात निकालना है, m2 को इस तरफ भेज देंगे तो m1 बटे m2 हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 बटे में 1। तो जो m1 अनुपात m2 आएगा वो आएगा 5 अनुपात में 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर ग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर घ की। देखिए प्रश्न नंबर घ जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा जो कि अंडर रूट में है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को समझ जाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही ना है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये प्रूव करना है। ऐसे प्रश्न अभी हमने पिछले सेट में ही सॉल्व किया। तो 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको स्क्वायर करके हमको हटाना पड़ेगा, अंडर रूट तो हटाना ही पड़ेगा, तभी तो ये आएगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं लगा है। इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, ये 1 प्लस कॉस थीटा नीचे है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, माइनस से आपने गुणा किया है तो ये माइनस, तो ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि 1 का स्क्वायर करिए चाहे क्यूब करिए चाहे 100 कर दीजिए, लेकिन आएगा 1 ही, इसलिए हम यहाँ से स्क्वायर को गैप कर रहे हैं। ये बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको एक लाइन और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इसका टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे, बचा क्या हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा।
अब क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमारा ये प्रूफ हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर पहले का अंक कह रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जो जीवा है ना, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज बना लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त है और 14 सेंटीमीटर की एक जीवा है, जो 14 सेंटीमीटर की है। फिर कह रहा है कि 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है केंद्र से, तो यहाँ पर हम लोग 120 अंश का कोण बना देते हैं। ये जो कोण है 120 अंश का है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे इस इमेज को उठाकर यहाँ पे रखें तो इस तरीके से एक इमेज हमारे सामने बनकर आएगा। देखिए ऐसे, ये होता है त्रिज्यखंड। तो अगर पूरा टोटल त्रिज्यखंड है, इसमें से यहाँ से ये वाला त्रिभुज गायब कर दें, मतलब इस त्रिभुज को माइनस कर दें इसका क्षेत्रफल, तो बचेगा क्या, त्रिज्यखंड बचेगा। इसलिए आप इसके फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा बराबर पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसके पूरे का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, AOB, मतलब ये वाला त्रिभुज जैसे ही हमको क्या कर देना है, माइनस इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हमने कर दिया, माइनस, तो बचा क्या, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, तो इसलिए हमको निकालना क्या क्या है, अब हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। आप चाहे तो पाई का मान रख के सॉल्व कर लीजिए, आप चाहे तो पाई का मान हटा दीजिए, जैसे कि मतलब ये कि पाई ही रहने दें। तो अगर हम पाई ही रहने देते हैं तो यहाँ पर देखिए r बराबर क्या दे रखा है, तो r बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा है त्रिज्या, और थीटा बराबर क्या दे रखा है, 120 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर जीवा नहीं दे रखा है, बल्कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, हमने जीवा स्टार्टिंग बोला था। तो यहाँ पर देखिए पाई गुड़े 14 गुड़े 14 गुड़े थीटा का मान क्या है, 120, 120 बटे में 360, 120 से इसको काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, 196 बटे 3 पाई। ध्यान रखेंगे कि ये जो आया है ना, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, मतलब ये पूरे का इतने का पूरे का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं है कि अगर आपने आंसर देखा कि 196 बटे 3 पाई आ गया तो यही आंसर होगा, नहीं, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। इसमें से अभी AOB को माइनस करना पड़ेगा, मतलब त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। तो 1/2 r स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, और साइन थीटा मतलब साइन 120 अंश का मान। अब देखिए जब भी साइन 120 अंश का मान पूछा है, मतलब 90 प्लस थीटा, हमेशा याद रखिएगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसका मतलब अगर साइन 120 अंश है तो साइन क्या करना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 30, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कहेंगे कॉस 30 अंश का मान होता है 1/2, याद रखेंगे कॉस 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है, सॉरी कॉस 30 अंश का मान अंडर 3/2 होता है, 3/2, याद रखेंगे कि cos 30 अंश का मान अंडर 3/2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर 1/2 गुणे 14 गुणे 14 गुणे अंडर 3/2 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से काट दीजिए 7 बार में, 2 से 14, और फिर इसको 2 से काट दीजिए 7 बार में, कितना आया, तो आप कहेंगे 7 से 49 अंडर रूट में 3,
ये आ गया आपका त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 196 पाई बटे में 3 माइनस करेंगे क्या 49/√3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप चाहे अगर आपका मन है तो पाई का भी मान यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पाई का मान रखना ही चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर है कि रखना चाहते हैं, आंसर इतना लिख देंगे आपका आंसर सही है। रखना चाहते हैं 196 गुणे 22 बटे 3 गुणे 7 हो जाएगा माइनस 49/√3। तो अब इसको काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, मतलब 28 में अब आप क्या करेंगे 22 का गुणा करेंगे, 28 में 22 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 616, 616 बटे में 3 माइनस 49/√3। इसको भी आप आंसर कह सकते हैं। अब अगर मन है तो √3 का भी मान रखना रख दीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी ऐसे वैल्यू को पुट अपने से मत करिए जब तक एग्जाम में कहा ना जाए। जब तक अगर यहाँ पे कहा होता है कि √3 का मान ये रखिए तब आप रखिए, लेकिन नहीं कहा गया है तो आप अपने से कोई भी वैल्यू पुट मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये और लेंदी इसको नहीं करना है, इसी का आंसर मान लेना है। आप चाहें तो इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त होने की प्रायिकता। मतलब एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, ये आपको पता होगा। अब उस ताश की गड्डी में से अचानक से एक पत्ती निकाल, ये नहीं दिखा जाता कौन सी पत्ती, बस उसमें हाथ डाला गया गड्डी में से और एक पत्ता निकाला गया। तो उसमें पूछ रहा है कि लाल रंग का एक बादशाह अगर निकलने की प्रायिकता हो क्या होगी। दूसरा पूछ रहा है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, मतलब जो फेस कार्ड होता है, टोटल संख्या उसकी 12 होती है, तो एक फेस कार्ड निकलने की प्रायिकता क्या होगी। इन्हीं दोनों को लगाना है। हालांकि अगर आप ध्यान से सॉल्व करें, समझे कि आंसर कितना आएगा, तो टोटल 52 पत्ते हैं। लाल बादशाह पहला कह रहा है ना, लाल बादशाह निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो लाल बादशाह कितने होंगे 2 ही होंगे। टोटल 4 बादशाह होते हैं तो 2 बादशाह होंगे, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1/26 इसका आंसर आएगा। और दूसरा कह रहा है फेस कार्ड, फेस कार्ड के लिए टोटल कितना है 52 है, फेस कार्ड 12 होते हैं, इसको भी काट दीजिए। इसको आप काटेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसको काट देंगे तो 4 3 12 13 चौका 52, 3/13 आ जाएगा, ठीक है। आंसर तो आप ऐसे लगा देंगे, अगर ये बहुविकल्पी में आया होता तो आप तुरंत कर लेते, लेकिन लिखना कैसे है मैं आपको वही अभ्यास करा रहा हूँ, वही अभ्यास बता भी रहा हूँ 3 सेट से। लिखना कैसे है, बिल्कुल लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले तो आप लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, शुरू में दिया है 52, तो आप ऐसे लिखिए कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कितने पत्ते हैं टोटल 52 है। अब इसमें पहले वाले में चलते हैं, पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लाल रंग का एक बादशाह, मतलब कुल बादशाह कितने होते हैं पहले ये समझिए। कुल बादशाह अगर आपको पता है तो वो होते हैं 4। कुल बादशाह कितने होते हैं 4। अब एक घटना मान लेते हैं E1 है ना, अब कोई कुछ भी EFGH कुछ जो मानना है वो मानिए। लाल बादशाह होने की प्रायिकता E1, लाल बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल बादशाह कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि 2, तो यहां पे लिखिए कि अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2। फॉर्मूला क्या होता है E1 के लिए, P E1 के लिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 2, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 52। अब इसको काट दीजिए, बराबर 1/26 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला क्या कह रहा है, एक तस्वीर वाला पत्ता, पहले आप लिखिए यहां पे कि एक तस्वीर वाला पत्ता, मतलब फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तो आप लिखिए E2, क्योंकि आपने E1 माना है तो आप E2 मान लेते हैं। आपका मन जो भी मान लीजिए, इसको R मान सकते हैं, इसको P मान लीजिए, जो भी आपका मन है। तो हमने E2 माना है, तो E2 में लिखिए कि एक तस्वीर होने की प्रायिकता,
एक तस्वीर होने की प्रायिकता, एक तस्वीर होने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 12। ठीक है, यहाँ पे तो 12 ही है, तो आप लिखिए P प्रोबेबिलिटी E2 का क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 12। कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 52। अब इसको काट दीजिए, आप 4 से काटिए, 4 × 12 4 13 में हो जाएगा, मतलब ये 3/13, ये इसका आंसर आ जाएगा दूसरे का, और ये आपका पहले का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो 4-4 नंबर का है। इसमें भी आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन प्रश्न आपको करने हैं कोई 5, जो आपको 5 आए, लेकिन हमारा काम है सभी प्रश्नों को हल कराना, इसलिए हम सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। कि प्रश्न नंबर 2 का क देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 का क थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये प्रश्न जो है आपको समझना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम ये एक सर्कल बना रहे हैं, सर्कल में एक 4 सेंटीमीटर की जीवा बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो जीवा है ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये P है तो ये क्या है, Q है। ध्यान रखेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ 4 सेंटीमीटर मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ। फिर आगे कह रहा है कि P और Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये P है, ये बिंदु Q है, इस पर एक स्पर्श रेखाएं हैं, लेकिन ये ऐसी स्पर्श रेखाएं हैं जिस पर आगे चलकर ये T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। मतलब जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं ये बिंदु है T। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे है कि TP की लंबाई, मतलब ये जो T और P है इसकी आप लंबाई ज्ञात करिए, और आपको स्टार्टिंग में ही त्रिज्या दे रखा है। ये जो त्रिज्या है ये 2.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, तो त्रिज्या आपको पता हो गया। अब यहाँ पर पहले मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ, आप पहले समझिए कि प्रश्न में होगा क्या, हमको क्या करना है। देखिए, अगर TP को हमको निकालना है तो यहाँ पर हमको एक रचना करनी पड़ेगी। एक रचना हम लोग करेंगे अपने से। ये जो रचना हुई है ये बात आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है TQ, और ये जो TP है ये भी स्पर्श रेखा है। और जब भी बाहरी किसी बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो आपस में बराबर होती हैं, मतलब TP और TQ बराबर होंगी। क्लियर है, अगर TP और TQ बराबर होंगी तो ये यहाँ पर ये जो PQ खींचा गया है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, PTQ। ये जो TPQ या PTQ जो त्रिभुज बन रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अब दूसरी बात ये कि ऐसे केस में जब हम ये बीच में लाइन खींचते हैं तो ये इसका जो है समद्विभाजक होता है, दो बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। और ये केस होता है जब समद्विभाजक होता है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी और ये भी, इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये हो गया इस पे लंब, अगर लंब हो गया तो ये भी बराबर बराबर भागों में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पे ये लंब पड़ गया, तो जब भी ये लंब पड़ता है ना, ये जब लंब हो गया, क्योंकि ये इधर लंब हो गया तो इस तरफ भी तो लंब हो जाएगा। और जब भी लंब होता है त्रिज्या से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए ये जो शुरू में 4 सेंटीमीटर दिया था तो ये आपका P से लेके यहाँ पर एक बिंदु, हम इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं S। क्या नाम दे देते हैं, S नाम दे दिया हमने। तो ये जो है 4 सेंटीमीटर था, बराबर बराबर भागों में बट गया तो ये 2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात समझ में आया होगा कि क्यों हमने यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का किया। अगर TP का मान निकालना है तो अगर देखें तो ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये कर्ण बन रहा है, ये लंब बन रहा है और ये आधार। अगर हम आधार का मान पता कर लें, मतलब TS का मान पता हो जाए, तो ये 2 दे रखा है तो TP का मान पता हो जाएगा, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यही हम कोशिश करेंगे कि पहले टी एस का मान निकाल लें। टी एस का मान निकालेंगे तो पीटी का स्क्वायर पता चल जाएगा, मतलब पीटी टीपी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने ये समझाया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे इसका टीपी का मान निकलेगा। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में दिया क्या क्या है, दिया है आपका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। प्रश्न में सबसे पहले आप लिख लीजिए कि दिया है क्या दिया है, त्रिज्या बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, जीवा दे रखा है आपका पी क्यू जो जीवा है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है, और बिल्कुल कुछ नहीं दिया है, बल्कि पी और क्यू स्पर्श रेखाएं हैं ये दिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर स्पर्श रेखाएं हैं तो आप एक रचना भी कर रहे हैं, ये ओ मान लेते हैं बिंदु, ओ से लेकर टी तक आपने रचना किया है, तो रचना में लिख दीजिए कि रचना में ओ टी को मिलाया। ठीक है, ओ टी को मिलाया, इतना आप लिख देंगे पहले ही। अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो अब आपको प्रश्न के अनुसार पता है कि जो टी पी है ये बराबर है टी क्यू की, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और बाह्य किसी भी बिंदु से किसी भी वृत्त के डाले गए जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, जो स्पर्श रेखाएं खींची गई होती है, वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। इसी केस पे मैंने यहाँ पर टीपी बराबर टी क्यू किया है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से कि पहले हम त्रिभुज टी पी क्यू देखें, जो मैंने बताया कि ये टी पी क्यू ये त्रिभुज समद्विभाजक त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप त्रिभुज को पूरा त्रिभुज लिखेंगे इस तरीके से नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो ओटी है तो ये कोण पीटी क्यू का अर्धक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पर ये डाला गया तो ये इसका अर्धक हो गया, तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे इसी तरीके से कि ओ टी कॉमा दे दीजिए, कोण पीटी क्यू का अर्धक है, टी क्यू का अर्धक है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, अभी ओटी लंब पी क्यू पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो ओटी है, ये जो ओटी लाइन है ये पी क्यू पर क्या हो गया, लंब हो गया। इसको भी आप मेंशन करेंगे कि ओटी पी क्यू पर लंब है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी। अब इतना करने के बाद अब आप देखिए एक बात कि ये जो पी एस है ये बराबर हो जाएगा पी क्यू एस क्यू के, और ये जो टोटल पी क्यू का आधा हो जाएगा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि पी एस बराबर, और उसमें देखिए पी एस बराबर क्यू एस बराबर में पी क्यू का आधा, पी क्यू का आधा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो पी क्यू का वैल्यू दे रखा है, पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 4। ठीक है, मतलब पी एस बराबर क्यू एस बराबर 4 गुणे 1/2, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब पी क्यू का भी मान 2, क्यू एस का भी मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात आराम से समझ में आई होगी कि इस इमेज में किया क्या गया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग उठाएंगे, त्रिभुज को लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज पी ओ एस में, त्रिभुज पी ओ एस में इसमें क्या करेंगे, ओ एस बराबर ओ एस का स्क्वायर। देखिए त्रिभुज जो ये पी ओ एस है, अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लें, देखिए हमको एस टी का मान निकालना है चाहे जैसे, तो हम पहले ये पूरी लंबाई ज्ञात करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। पहले देखिए ध्यान समझिए कि पहले क्या करेंगे कि ये अगर देखें तो ये भी 90 डिग्री है, और इस हिसाब से ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण तो हमको पता है, आधार भी पता है, तो लंब निकाल नहीं सकते हैं, ओ एस का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कि ओ एस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एस का स्क्वायर बराबर ये आपका कर्ण क्या है, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ पी एस का स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में, इस स्क्वायर को अगर हटा दें तब। ठीक है, मतलब ये कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, तो हमने लंब का ही स्क्वायर कर दिया है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
ओ एस का मान दे रखा है क्या, ओ एस का मान तो दे ही नहीं रखा है, बराबर अंडर रूट में ओ पी का मान क्या दे रखा है, ओ पी का मान देखा है 2.5 का स्क्वायर माइनस पी एस का मान क्या दे रखा है, पी एस का मान 2 दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखिए 2 का स्क्वायर, तो ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 6.25 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.25 और जब ये बाहर करेंगे तो ओ एस का मान हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 1.5 सेंटीमीटर, तो ओ एस का जो मान निकल के आ गया वो 1.5 सेंटीमीटर है, ओ एस का जो मान निकल के है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज टीपीएस में मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूं, त्रिभुज टीपीएस में, और ध्यान से देखिए अगर आप टीपीएस की बात करें, टीपीएस की बात करें यहां से यहां तक, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, तो टीपी का स्क्वायर बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर टीपी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब टी एस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब पी एस का स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे टीपी का मान पता है, बिल्कुल नहीं पता, टीपी का स्क्वायर रहने दीजिए, टी एस का मान पता है क्या, नहीं रह पता है, रहने दीजिए, पी एस का मान तो हमको अब पता है कि पी एस का मान है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसको हम लोग समीकरण 1 मान के यहीं पर रोक देंगे क्योंकि इसका काम अभी आगे लगेगा, इसलिए इसको अभी हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज टीपीओ में, त्रिभुज टीपीओ में ध्यान से समझते रहिए, टीपीओ टीपीओ। अब इसमें 90 अंश का डिग्री कौन है, कहेंगे 90 अंश ये है, कैसे पता चला, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री कोण बनाता है, तो कर्ण आपका हो जाएगा ओटी का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ टी का स्क्वायर बराबर ओ टी का स्क्वायर बराबर सॉरी हाँ ये कर्ण हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका टीपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, टीपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा होगा, हर जगह कर्ण लंब लगा रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो ओटी का स्क्वायर बराबर टीपी का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ओटी और टीपी का मान रखेंगे, मतलब ये कि जो ये ओटी है, ओटी की जगह पे ओ टी यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो ओ एस प्लस एस टी लिख सकते हैं, इसलिए ओटी की जगह पे लिखेंगे ओ एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर बराबर टीपी, टीपी की जगह पे कुछ नहीं लिखना है, टीपी स्क्वायर रहने दीजिए, ओपी, ओपी ये रहा आपका ओपी, ओपी की जगह पे क्या मान रखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखें सॉरी, तो ओपी का मान क्या है, तो ओपी का मान 2.5 का स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए टीपी का जो मान है, टीपी का भी मान क्या है, टी एस स्क्वायर प्लस 4, तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीपी का इसको समीकरण 1 से टी एस का स्क्वायर प्लस 4 प्लस ओपी का मान क्या होगा 2.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि आपको पता रहे कि ये टी एस स्क्वायर प्लस 4 कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ओ एस का मान क्या है, ओ एस का मान हमने क्यों निकाला था, यहाँ पे कहाँ गया ये ओ एस का मान इसलिए निकाला था कि यहाँ पे रख सके, तो ओ एस का मान क्या है 1.5, तो यहाँ पे लिखिए 1.5 प्लस एस टी का होल स्क्वायर बराबर टी एस, देखिए आप चाहे टी एस लिखिए चाहे एस टी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टी एस का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 मतलब 6.25 हो जाएगा। अब इसको अगर हल कर दें तो 1 + 1 1.5 प्लस एस टी का होल स्क्वायर बराबर टी एस का स्क्वायर प्लस 6 4 10.25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहीं ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर मतलब 1.5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एस टी का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे 1.5 गुणे एस टी, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस टी स्क्वायर से एस टी स्क्वायर कट जाएगा, अब बचा क्या 1.5 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए आगे अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, 1.5 का 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 2.25 हो जाएगा प्लस ये 15 गुना 30 मतलब 3 एस टी हो जाएगा, 3 एस टी हो जाएगा। अब इसके बाद इस तरफ क्या बचा है, बराबर में 10.25 बचा है। ठीक है, 10.25 बचा है, तो अब क्या करेंगे,
अब इसको भी इस तरफ भेज देंगे तो 3st बराबर 10.25 माइनस 2.25, तो 3st बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप घटा दें तो 2 5 से 2 0 0 हो जाएगा दशमलव, और ये हो जाएगा 8, मतलब कुल मिला के st बराबर आ जाएगा 8/3। st का मान जो आया है, ये जो मान आया है st का मान आया है 8/3, मतलब अगर इसको दशमलव में लिखना है तो लिखिए, नहीं तो अभी यहीं पे छोड़ दीजिए। st का मान 8/3 आया है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से यही निकालने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से ts का मान पता चल गया। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि इस त्रिभुज की अगर बात करें TPS की, त्रिभुज TPS में, तो आपको पता है कि TP का स्क्वायर मतलब ये जो है आपका यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री एकड़, मतलब यहाँ पे TP का स्क्वायर बराबर ST का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर। बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए TP का जो मान है हमको नहीं पता, यही तो पता करना है, TP का स्क्वायर यही रहने देते हैं। ST का जो मान है 8/3 का होल स्क्वायर प्लस SP का मान कितना है, SP ये रहा SP 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। तो अब इसके आगे अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसके आगे। देखिए TP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8/3 8 है 64/9 प्लस 4, TP का स्क्वायर बराबर अब क्या होगा 64 प्लस 36/9, ठीक है। फिर TP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 और 36 जोड़ देंगे 100/9, और TP का स्क्वायर है तो TP बराबर क्या हो जाएगा √100/9, और इसको बाहर कर देंगे तो 10/3 हो जाएगा, और TP बराबर क्या हो जाएगा 3.33। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रश्न को एक एक स्टेप करके देखेंगे तो 100% आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे का ख, कह रहा है कि चित्र में, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। देखिए एक चित्र दिया गया है, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक, और प्रश्न में क्या क्या कहा गया है, ये A है, ये B है और ये C है। कह रहा है कि DE समांतर है, DE समांतर है किसके, AC के। तो हम यहाँ पे AC के समांतर एक DE लाइन खींचेंगे, ठीक है, DE के समांतर एक लाइन खींचेंगे, DE। देखिए चित्र कैसे बनाया गया, ध्यान समझिए। तो AC के समांतर DE है, हम यहाँ पे एक लाइन से बता दे रहे हैं कि ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि DF समांतर है AE के, DF AE, तो AE कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहले आप देखिए AE, एक लाइन खींचिए AE, और ये जो AE है ये समांतर है किसके, DF के, मतलब D से एक लाइन इसी के समांतर बनाना होगा, इस तरीके से ऐसे। अगर हम ये डबल लाइन खींच दे तो आप समझ जाएंगे कि DF ये पैरेलल है, ये समांतर है AE के, और जो DE मैंने बनाया है वो उस पैरेलल है AC के, ठीक है। ये चित्र आपका बनके तैयार हो गया है। अब आपको प्रश्न में आइए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, पहले हम लोग देखिए दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, DE पैरेलल है AC के, और दूसरा दिया है DF जो पैरेलल है वो है AE के, और उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, प्रश्न समझ जाएंगे। अगर हम त्रिभुज ABC तथा DBE को लें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBE को लें, DBE में, ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुज को वहां से ले लें तो ये हमारा थेल्स प्रमेय लग जाएगा। देखिए ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज, और ये क्या है DBE ये छोटा वाला त्रिभुज जो मैंने पहले पैरेलल किया था। देखिए अगर इस तरीके से त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, इस तरीके जो पहला त्रिभुज है ABC और ये DE, अगर इन दोनों की बात किया जाए, इन दोनों की सिर्फ बात किया जाए तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, यहाँ पर थेल्स प्रमेय बिल्कुल लगेगा। तो हो जाएगा BE बटा EC, BE बटे में EC,
बराबर हो जाएगा बी डी बटे में डी ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आया? यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो अभी इस चित्र में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसमें समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर पहले ये जो सिंगल सिंगल लाइन वाले हैं उसको हमने लिया है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बीई बटा ई सी बराबर हो जाएगा बी डी बटे में डी ए। और ये कैसे पता चला? ये पता चला थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब हम लोग दूसरे वाला, ये जो पहले डी ई ए सी का हो गया, अब बात करते हैं डी एफ और ए ई के पैरेलल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज डी बी एफ में, इन दोनों त्रिभुज में बात करते हैं। तो अगर इन दोनों में बात करें तो ए बी ई, अब देखिए क्या है ए बी ई, ये वाला त्रिभुज। तो हम वैसे ही त्रिभुज बना लेते हैं, ए और ये हो गया बी और ये हो गया ये ई, ऐसे बनेगा ये, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये ए बी ई, ए हो गया, ये बी हो गया और ये ई हो गया ना, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज बन गया। दूसरा है डी बी एफ, ये है डी, यहां पर है डी आपका, ठीक है, ये है डी और यहां पे है आपका एफ, क्योंकि इसके पैरेलल है तो ये ऐसे बनेगा, ये हो गया एफ, ये डी है, ये एफ है। तो कह रहा है कि डी बी एफ, ये छोटे वाला त्रिभुज। अब आपको बात समझ में आई होगी कि इस दोनों त्रिभुजों को मिलाकर ये त्रिभुज बनाया गया है, इसलिए हो सकता है इसमें देखने में थोड़ा सा समस्या हो, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया। तो यहां से भी तो कर सकते हैं, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, थेल्स प्रमेय से। तो कर दीजिए, क्या करेंगे, बी डी बटा डी ए, बी डी बटे में डी ए बराबर हो जाएगा बी एफ बटे में एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थेल्स प्रमेय। क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से। यहां पर भी लिख दीजिए, आपने लिख दिया। लेकिन इसको हम समीकरण अगर 1 मान ले, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देखिए बी डी बटा डी ए बराबर बी ई बटा ई सी, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई। मतलब अगर बी डी बटा डी ए के बराबर ये है तो बी डी बटा डी के बराबर यही तो है, मतलब ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए आप लिखेंगे बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न जो है समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपका प्रूव हो चुका है। यही तो हमको प्रूव करना था, सिद्ध करना था। आप यहाँ पे प्रूव्ड या इति सिद्धम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्नों को जब भी आपको पैरेलल दे दे या आपको समरूप प्रूव करने के लिए दे दे, तो उसको ना अलग अलग उनके ट्रायंगल को अलग अलग करके बनाएंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा और वो आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए कितना आसान था। देखिए कह क्या रहा है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हमको फॉलो करना है। लिखा है किसी एपी के, मतलब किसी समांतर श्रेणी के 9 पदों का जो योग है वो 81 है और 17 पदों का योग 289 है। तो बताइए प्रथम पद और सार्वंतर बताइए क्या होगा। सबसे पहले कहा है 9 पदों का योग। पहले तो ये जाने कि n पदों का योग क्या होता है, तो कहेंगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ये होता है एस एन पदों का योग, ठीक है। अब कह रहा है कि 17 पद, पहले कह रहा है कि 9 पदों का योग, मतलब एस एन बराबर क्या है 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। एस एन पदों का जो योग है 9 है, ये 81 दे रखा है, आप यहाँ पे 81 लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। अब 9/2 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 81 गुणे 2/9 हो जाएगा, बराबर में इस तरफ क्या बचा 2a प्लस 8d बच गया। 9 से ये काट देंगे, 9-9 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 बराबर 2a प्लस 8d, ये समीकरण नंबर 1। सेम इसी तरीके से जब आप सत्रह पदों का कह रहा है ना, 17 पदों का योग 289, 17 पदों का योग, ये भी आपका 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद एस 17 पदों का योग कितना दिया है 289, यहाँ पे लिख लीजिए,
17/2 को इस तरफ भेजिए, 289 गुणे 2/17 हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा, बराबर 2a प्लस 16d। अब यहाँ पर ये देखिए कि 17 से इसको काट देंगे तो 17 17 में होता है, 17 दूना 34, 34 बराबर 2a प्लस 16d हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर है 2। अब आप करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, मैं घटा इसलिए रहा हूं कि 2a दोनों जगह है तो कट जाएगा, तो 2a प्लस 8d बराबर 18, 2a प्लस 16d बराबर में क्या हो जाएगा आपका 34। इसको आप माइनस करिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 2a से 2a कट जाएगा, ये बचेगा -8d बराबर, अब ये देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 16 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा 8 6 14 1 1 2 3, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर 16 बच गया, लेकिन किसमें माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 8 दूना 16 हो जाएगा, तो डी का जो मान आ गया वो डी का मान आ गया 2। तो सारवंतर जो पूछा था वो तो आपको पता चल गया। अब इसको आप किसी भी समीकरण में चाहे 1 में चाहे 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर है 18 बराबर 2a प्लस 8d, तो 18 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 8 गुणे 2 मतलब 16, तो 18 माइनस 16 बराबर 2a, 18 में से 16 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2a 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, a का मान जो आ गया वो 1 आ गया। तो जो प्रथम पद आया आपका, जो प्रथम पद आया वो कितना आया 1, और जो सारवंतर आया वो आपका कितना आया, वो आपका आया 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर जो है घ, इसको यहीं पे देख लेते हैं, आ जाएगा इतने में। प्रश्न नंबर घ जो है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 5 का अगर शून्य ज्ञात करें तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -5 इधर आएगा 5 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 हो जाएगा, अंडर रूट में 5 होगा किस में, प्लस और माइनस में, मतलब इसके जो दो शून्यक होंगे, एक प्लस अंडर रूट 5 होगा और जो दूसरा होगा वो माइनस अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, दोनों शून्यक तो आपने निकाल लिया, मतलब ये एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनके संबंध की सत्यता ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो बस संबंध की सत्यता कैसे ज्ञात करेंगे, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे में ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटे में ए, मतलब शून्यकों का योग बराबर बी का गुणांक बटे में एक ए का गुणांक, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, माफ करिएगा, ये एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा और इंटू का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है नित्यांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तुलना करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर तो दे रखा है, प्लस बी एक्स नहीं दे रखा है तो 0x मान लेते हैं, प्लस सी का मान यहाँ पे -5 दे रखा है, यहाँ पे -5 रख देंगे बराबर में 0, तो ए बराबर क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर ए का मान 1 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, और बी का मान क्या है, बी का मान 0 है, और सी का मान क्या है, सी का मान -5 है। ठीक है, यहीं पर इन दोनों का मान रखेंगे, तो अल्फा मतलब +5, बीटा मतलब -5 बराबर माइनस बी का मान 0 है पहले से ही, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। अब देखिए प्लस में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और इस तरफ भी ये 0 हो जाएगा, पहली सत्यता ज्ञात होगी। दूसरे वाले में देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान प्लस अंडर रूट में 5 गुणे, और इसका मान क्या होगा माइनस अंडर रूट में 5 बराबर, सी का मान क्या है -5, ए का मान क्या है 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 में गुणा अंडर रूट 5 क्या करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो -5 इधर आ गया और इधर भी क्या आ गया -5। आप कहेंगे कि संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको घ प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं अंग और च में। प्रश्न नंबर अंग देखिए, पहले यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंग ये है और ये च है, ठीक है। तो पहले च पे फोकस मत करिए, पहले आपको अंग देखिए, यहाँ पे देखिए माध्य निकालिए, उसके बाद उस पर चलते हैं, ठीक है। इमेज बनाना था इसलिए मैंने पहले इमेज बना दिया। चलिए देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की, ये जो सारणी है 35 नगरों की साक्षरता दर प्रस्तुत दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करिए। तो यहाँ पे ये जो वर्ग अंतराल है ये आपका साक्षरता दर प्रतिशत में है। उसके बाद ये जो है बारंबारता, ये आपको नगरों की संख्या है। अब कह रहा है कि माध्य निकालिए, तो माध्य बराबर होता क्या है, अगर आपको फार्मूला पता है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। अब यहाँ पे एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलता है, 45 और 55 को जोड़िए, 45 और 55 को जोड़ के भाग देना है 2 से, तो 45 5 50, 50 100 बटे 2, मतलब ये आएगा 50 आएगा। मतलब जो पहला एक्स आई आएगा ये 50 आएगा। तो क्या अब इसके बाद हम बार बार यहीं भाग देंगे, नहीं। आप देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 45 से 55 हो रहा है, मतलब 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, मतलब सब में 10-10 का अंतर होगा। तो 50 के बाद 10 60 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर ये 80 हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा। ये हो गया आपको एक्स आई निकालने का तरीका। अब ये है कि एक्स आई और एफ आई दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 से 50 में गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 10 से 60 में गुणा करना है तो 600 हो जाएगा। 70 में 11 का गुणा करना है 770 हो जाएगा। 80 में 8 का गुणा करना है 640 हो जाएगा, और 90 में 3 का गुणा करना है 270 हो जाएगा। अब बात यह है कि इनको कुल जोड़ना है, इसको भी और इसको भी, क्योंकि ये होगा सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई मतलब कुल योग। जब आप इसको पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 8 से 14, 14 15, 10 25 और 25 10 35, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 35 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसको भी जोड़ना है, ये आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई है। अब जब आप इस पूरे का टोटल जोड़ेंगे तो 2430 आएगा, कितना आएगा 2430। दोनों का मान आपको पता चल गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो ऊपर क्या आएगा 2430 बटे में ये कितना है सिग्मा एफ आई 35 है, क्या है 35। तो आप इसको किससे काटिए, 5 से काट दीजिए। अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 से 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 8 40, ठीक है। ये आएगा 486, बराबर में बचा क्या, बराबर में बचा 486 बटे में 7। अब जब 7 से इसको भाग देंगे तो 69.428 ऐसे करके आएगा। तो बस इतना ही लिखिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अंगा वाला प्रश्न समझ में आया होगा, क्योंकि माध्य निकालना है, माध्य कैसे निकाला जाता है वो आपको समझ लिए। अब आगे आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। कह रहा है प्रश्न, देखिए ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में हुए भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है ना। मतलब ये है उनके रोगियों की आयु जो दर्शा रही है, ये वर्ग अंतराल। फिर कह रहा है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक निकालिए, और ये रोगियों की संख्या है, रोगियों की संख्या कितनी है। अब आपको माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। तो पहले हमको CF निकाल, क्योंकि माध्यक के लिए हमको CF चाहिए, मतलब संचयी बारंबारता, ये जो है संचयी बारंबारता है। तो इसलिए सबसे पहले संचयी बारंबारता में क्या होता है, ये 6 जो है हम इसको 6 लिख देते हैं। फिर ये 6 में यहाँ पे आते हैं 11, 11 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 17 हो जाएगा। इसी तरीके से 17 में 21 आप जोड़ देंगे तो ये 8 2 1 3 38 हो जाएगा। फिर 38 में आप 23 जोड़ देंगे तो ये 61 हो जाएगा, और 61 में फिर आप 14 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, है ना। 75 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80। ये जो 80 आता है ये होता है n। तो n बराबर क्या आ गया 80, लेकिन आपको n/2 निकालना होता है, जो कि आएगा 80 बटे में 2, मतलब 40। n/2 कितना आ गया 40। इस 40 को आप उठाइए और देखिए किन संचयी बारंबारताओं के बीच में आ रहा है। तो 40 जो है वो 38 के बाद आएगा और 61 के पहले आएगा। मतलब जो छोटा वाला होता है वो हमारा होता है CF, मतलब जो CF का मान है वो हमको पता चल गया, वो कितना है 38। और जो बड़ा वाला मान होता है उसके सामने वाला जो मान होता है वो होता है F। क्या होता है F, मतलब जो F का मान है वो कितना है 23, और इसी के सामने वाला जो वर्ग होता है वही आपका माध्यक वर्ग होता है। और इसमें जो छोटा वाला मान होता है इसको कहते हैं L, मतलब जो L का मान है वो आपका 35 है। L का मान क्या है 35 है। अब बात करते हैं H।
h का मान कहाँ से मिलेगा, तो 35 और 45 घटा दीजिए, घटाएंगे तो आएगा 10, माइनस में नहीं करना है, बड़े में से छोटा हमेशा घटाना है। तो ये h का मान आ गया 10। तो आप देख रहे हैं n/2 का मान, CF, FL, H सभी के सभी मान निकल के हमारे सामने आ गए हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं और फॉर्मूला लिख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कहेंगे माध्यक बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F ब्रैकेट बंद इंटू H, ये होता है। माध्यक हमको निकालना है, तो L का मान कितना है, अब यहाँ पे देखिए L का मान कितना है, L का मान 35 है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 35, प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 का मान 40 आया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 40, माइनस CF का मान कितना है, तो कहेंगे 38, तो यहाँ पे लिखिए 38, बटे में F का मान कितना है 23, तो आप नीचे लिखेंगे 23, इंटू H का मान है 10। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 प्लस 40 में से 38 गया 2 बटे में 23 गुणे 10, ये हो जाएगा 35 प्लस 20 बटे 23। क्लियर है? अब 23 में जो है 23 आप एलसीएम ले लेंगे, तो 23 में 35 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 805 प्लस 20 बटे में 23, 805 और 20 जोड़ देंगे तो 825 बटे में क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 35.86, ये आपका हो जाएगा माध्यक का आंसर। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में बोला है बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक का भी फार्मूला लिखना पड़ेगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है बहुलक का फार्मूला। तो यहाँ पे तो हमने सभी मान निकाला हुआ है, तो इसमें से L और H हमको तो दिख रहा है, ये L हो गया और ये H हो गया। क्या कहीं पर हमको F0 या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है? तो नहीं। तो बहुलक निकालने के लिए हमको संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको यहाँ पर बारंबारता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुलक निकालने की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी के सामने वाला माध्यक वर्ग होता है, तो 23 ही इसमें सबसे बड़ी है। और अगर इसमें 23 ही सबसे बड़ी है तो इसका मतलब ये जो 23 है ये बनेगा आपका F1, क्या बनेगा, F1, और इसके पहले वाला हो जाएगा F0 और इसके बाद वाला हो जाएगा F2। ठीक है, तो F1 का मान क्या हो गया, तो कहेंगे 21, F2 का मान क्या हो गया, तो कहेंगे 14, F1 का मान क्या है, F1 23 है, और F0 का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 21 आ गया। ठीक है, इसी मान को यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो बहुलक बराबर L का मतलब क्या है 35, प्लस F1 का मान कितना है, तो F1 का मान कितना है 23, माइनस F0 मतलब 21 बटे में 2 गुणे F1 माइनस F0 माइनस F2 का मान है 14। ठीक है, ब्रैकेट में इंटू H हो जाएगा बंद करके। आगे है 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 हो जाएगा, 23 दूना 46, माइनस लगेगा क्योंकि दोनों माइनस है लेकिन जुड़ जाएगा, 21 और 14 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे 10। आगे है 35 प्लस 10 का 2 में गुणा कर देंगे 20 बटे में ये क्या बचेगा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे 35 में 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 385 प्लस 20 बटे में 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 385 और 20 जोड़ देंगे तो 405 हो जाएगा बटे में 11, और 405 में 11 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 36.81, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पहला कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखिए पहले ऐसे प्रश्नों में आप माना कि अंक x y है। ठीक है, अब इससे बनी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे इससे बनी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10x प्लस वाई, और उलटने पर बनी संख्या
क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। कैसे आएगी? अगर आपने मान लीजिए लिखना है 64, अगर आपको 64 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर हम आपको एक अंक दे दें 6, एक अंक दे दें 4, कहें 64 लिखिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये जो 64 लिखा हुआ होता है इसमें जो इकाई अंक होता है इसमें 1 का गुणा होता है, जो दहाई अंक होता है इसमें 10 का गुणा होता है ना। तो इसीलिए इन दोनों को जब जोड़ देंगे 60 प्लस 4 जोड़ देंगे 64 आ जाएगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर हम एक्स वाई लिख दें 2 अंक में, तो पहले में वाई में तो 1 का गुणा करेंगे प्लस, और दूसरे में किसका गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे, तो इसीलिए 10x प्लस वाई मिलकर संख्या हो जाती है। और सेम इसी तरीके से अगर हम संख्या को पलट दें तो ये 46 हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 6 में अब 1 का गुणा करेंगे प्लस, अब 4 में किसका गुणा करेंगे 10 का गुणा 4 में करेंगे। उसी तरीके से जब ये एक्स वाई था तो अब ये वाई एक्स हो गया, तो एक्स में अब किसका गुणा करेंगे 1 का, और वाई में किसका गुणा करेंगे 10 का, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा है? 2 अंकों की अगर कोई संख्या है तो उससे 2 ही अंक बन सकते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए 2 अंक है, एक 4 है, एक 6, तो या तो उससे 46 बनेगा या तो उससे 64 बनेगा। इसी तरीके से 2 अंक है एक्स वाई, तो एक संख्या या तो 10x प्लस वाई बनेगा या तो दूसरी संख्या बनेगी पलटने पर 10y प्लस एक्स। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ये संख्या है, कह रहा है इसको पलटने पर बनी संख्या, ये जो पलट दिया हमने वो संख्या बनी, इन दोनों का जो योग है ना वो 88 है। तो पहले प्रश्नानुसार काम कर लेते हैं। क्या है कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर में 88 दे रखा है। अच्छा, 10x और 1x जोड़ेंगे तो 11x प्लस 1y और 10y जोड़ेंगे 11y बराबर में 88। दोनों जगह से 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 88 बचेगा, और 11 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 8, समीकरण नंबर 1। बस इतना सॉल्व करना। आगे प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, देखिए संख्या के अंकों, ये संख्या है लेकिन इनके अंक क्या है x और y, तो कह रहा कि इनके संख्याओं का जो अंतर है मतलब इनको घटाने पर 4 आना चाहिए, अंतर 4 है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आपको कह रहा है कि बताइए वो संख्या, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4, वाई से वाई कट गया, 2x बराबर 12, 2 से इसको काट दीजिए तो x बराबर क्या आ गया 6। इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर में 8 है, x का मान 6 आया है, और y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6, y बराबर आ गया 2। देखिए एक अंक आपका जो है वो 6 है, दूसरा अंक जो है वो क्या है 2 है, तो जो पहली संख्या है वो 10x प्लस वाई है, और जो दूसरी संख्या है पलटने पर बनी संख्या है 10y प्लस एक्स है। मान रख दीजिए 10x मतलब 10 गुणे 6 मतलब 60, प्लस y का मान क्या है 2, मतलब ये संख्या बना 62। दूसरा क्या है 10y प्लस एक्स है, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा y मतलब 2 20, और प्लस 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यह आंसर आपका 62 हो या 26 या दोनों, तो 2 संख्याएं बन सकती हैं, और वो संख्या या तो 62 होगा या तो 26 होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 था। 3 में आपके 2 प्रश्न दिया गया है, एक अगला जो प्रश्न है अथवा करके दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक ही करना होगा आपको एग्जाम में, लेकिन मैं सभी प्रश्नों को हल कराता हूं, इसलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 का है अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 9 अधिक है। कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 9 अधिक है। अगर हम पहले ही मान लें, माना चौड़ाई बराबर x, हमने चौड़ाई मान लिया कि वो x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो हो जाएगी प्रश्नानुसार अगर बात करें कि चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक जो है वो क्या है लंबाई है। ठीक है, तो आपको चौड़ाई भी पता चल गया, लंबाई भी पता चल गया। फिर कह रहा है कि यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो कह रहा है अगर ऐसा है तो आप मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए। कोई बात नहीं, क्षेत्रफल 810 दिया है, लंबाई आपका 2x प्लस 9 है,
और जो चौड़ाई है वो आपका x है। तो 810 बराबर x का गुणा कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 9x। 810 को उस तरफ भेज दीजिए तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर में 0। 810 गुणे 2, 810 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 16, 1620। 1620 को दो ऐसे भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 9 आए लेकिन गुणा करने पर जो है 1620 आना चाहिए। तो ये जो दो अंक होंगे वो होंगे 45 और 36। मतलब 9 के जगह पे माइनस करेंगे तो 9 के जगह पे 45 माइनस 36 लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 36 ब्रैकेट बंद करेंगे x माइनस 810 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 810 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस यहाँ पे क्या लेंगे 45। ठीक है, इसके बाद क्या है माइनस, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अब आप यहाँ देखिए 45 और 36 है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं कि 2x मतलब 18, क्या लेंगे 18 कॉमन लेंगे, 2x माइनस बाहर आपने लिया तो प्लस कर लीजिए 45 बराबर में 0। ठीक है, अब 2x प्लस 45 और 2x प्लस 45 दोनों क्या है कॉमन है, तो 2x प्लस 45 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 बचेगा बराबर में 0। 2x प्लस 45 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 45, x बराबर माइनस 45 बटे में 2। दूसरा है x माइनस 18 बराबर में 0, x बराबर में 18। तो जो पॉजिटिव आंसर होता है वही हमको लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो x 18 आ गया, x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो उसकी जो चौड़ाई है वो 18 मीटर है, या मीटर सेंटीमीटर क्या दिया है मीटर दिया, तो 18 मीटर है। और जो उसकी लंबाई है वो हो जाएगी 2 गुणे 18 प्लस 9, 18 गुना 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा। तो उसकी जो चौड़ाई है वो 18 मीटर है, उसकी जो लंबाई है वो 45 मीटर है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न नंबर 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही हमको चित्र बनाना है। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, तो हम पहले एक समतल जमीन बनाएंगे, ये रहा हमारा समतल जमीन, इस पर एक मीनार को खड़ी कर दे रहे हैं, ये हमारी मीनार हो गई। कह रहा है कि यहां पर क्या कह रहा है कि इसकी जो छाया है 30 मीटर अधिक हो जाती है, इसकी जो छाया है 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मतलब यहां से अगर यहां तक देखें तो ये 30 अंश है और यहां से यहां तक ये क्या है, ये आपका 60 अंश है, इस तरीके से। और 30 अंश अधिक हो जाती है तो मतलब यहाँ 30 मीटर है ना, सॉरी 30 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब ये यहाँ से इतना अधिक हो गई, 60 से 30 हो गया, 30 मीटर अधिक हो गया। तो पहले कितना इसकी छाया था x मान लेते हैं, पहले का नहीं पता है। और ये जो ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई दे रखी है, तो आप कहेंगे नहीं दे रखी है, इसलिए इसकी ऊंचाई h मानेंगे, इसको a मानिए, ये b मानिए, ये c मानिए और इस बिंदु को d मान लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है कि आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, और ये भी कह रहा है कि √3 का मान अगर आए तो उसको 1.732 रखिए, मतलब आपको मान 1.732 रखना है। और मैंने पहले ही बताया था अगर नहीं आया है, नहीं दिया है रखने के लिए, तो आपको नहीं रखना है, √3 वो आंसर में ही रहेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ADB, दूसरा जो त्रिभुज है वो है आपका ACB मतलब ABC। तो पहले किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए। तो पहले हम लोग त्रिभुज ADB ले लेते हैं, मतलब ABD में, त्रिभुज ABD में हमेशा होता है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो tan थीटा का मान कितना है tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है x। ठीक है, tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 h बटे में x। x को यहाँ भेज दीजिए, √3 को यहाँ भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा h बटे में √3। तो ये इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद दूसरी बात है त्रिभुज किसमें ABC में ले लीजिए, ABC में। अगर त्रिभुज ABC में बात करें तो ये भी होता है tan थीटा बराबर
लंब बटे में आधार, तो टेन थीटा मतलब टेन कितने डिग्री का कोण है, यहाँ पे 30 डिग्री का है कोण। तो लंब कितना है, लंब आपका एच ही है, लेकिन आधार कितना है, तो आधार अब हो गया 30 प्लस एक्स, ये अंश नहीं है, 30 प्लस एक्स या x प्लस 30 जो भी लिखना है लिख लीजिए। टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर में h बटे में 30 प्लस एक्स। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 30 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा √3 h। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 को उस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, h √3 माइनस 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 और 1 का वैल्यू क्या करने पर, पुट करने पर। यहाँ पे लिखिए कि समीकरण नंबर 2 में, एक मिनट, समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, x बराबर √3h। ठीक है, चाहे h √3 लिखिए चाहे √3h लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, √3h माइनस 30। अब ये जो x है इसके जगह पे ये मान रखेंगे तो h बटा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे h बटे में √3, मान आपने रख दिया। अब देखिए इस √3 का गुणा इधर कर दीजिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो h बराबर हो जाएगा √3 का गुणा √3 में करेंगे 3h हो जाएगा माइनस 30 √3 हो जाएगा। √3 का गुणा इसमें भी करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो ये 3h को इस तरफ भेज दीजिए तो h माइनस 3h बराबर माइनस में 30 √3 आ गया। अब एक h में से 3h घटा देंगे, माइनस में 2h बचेगा, माइनस में 30 √3 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 30 √3 बटे में 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 15 आ गया। h बराबर क्या आ गया 15 √3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा है आपके क्वेश्चन में कि साफ साफ कहा है कि आप √3 का मान 1.732 रखिए। ठीक है, तो अगर आप 15 गुणे 1.732 रखते हैं तो h का मान आएगा 2598, 25.98 कुछ करके आएगा, लेकिन आप इतना ही लिखिए। तो h का मान ही पूछा था, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इतना मीटर। मीटर भी लिखना हो लिख लीजिए, इतना मीटर की ऊंचाई का ये मीनार है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 का एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, उस अथवा वाला प्रश्न क्या दे रखा है। ऐसे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस वन बटे में दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और अगर आपने सेट नंबर 2 सॉल्व किया है तो आप 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस सेट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रीजन ये है कि जो सेट नंबर 2 है ना, उसी का मॉडिफिकेशन है सेट नंबर 3, ऐसा समझिए। आप क्वेश्चन को मिला के देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बस उसके अंक बदले हुए मिलेंगे, मॉडल वही मिलेगा। तो यहाँ पर पिछले वाले में कॉट और कोसेक का पूछा था, इस बार सेक और टेन का पूछा है, कभी साइन और कॉस का भी पूछ सकता है, तो तीनों का अच्छे से याद रखिए। तो हमने वहां पे सबसे पहला प्रोसेस क्या किया था कि साइन से भाग दिया था, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग देने पर। आप यहां पर न लिख के, बल्कि यहां पे एक एक लाइन देखिए, ध्यान समझाएंगे, अगर आप अच्छे समझेंगे तो समझ जाएंगे। तो पहले क्या मैं कर रहा हूं कि ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर, मतलब ये जो ऊपर साइन थीटा लिखा हुआ है इसमें हमने कॉस थीटा से भाग दे दिया, माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा से भाग दे दिया, प्लस 1 बटे में कॉस थीटा। अब ये जो बीच में बटा दिया हुआ है इसको हमने बटे में लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस है प्लस लगाइए, कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, माइनस 1 है, माइनस 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा 1, प्लस 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, लिख दिया आपने, बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। एक चीज याद रखेंगे, आप जो जो काम करते हैं वो बताते जाएं हर एक लाइन में। यहाँ पर आपने क्या काम किया है, कॉस थीटा से
भाग दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपने क्या किया कि 1/cos थीटा बराबर आपने किया सेक थीटा, दूसरा आपने किया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। एग्जामिनर को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट चाहिए कि आपने क्या किया है, टेन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहां पर हम लोग सेक थीटा को इस तरफ लेके आते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये जो प्लस सेक थीटा है इसको इस तरफ लेके आए, माइनस एक उस तरफ चला गया, बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, ठीक है। यहां पर तो कुछ लिखना नहीं है क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, ऊपर जैसे है वैसे ही लिखे रहने दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है नीचे, अब देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो प्लस लगा हुआ इसको प्लस लगाइए, एक की जगह पे आप लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर आप टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा सेक एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए आप एक की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे। अब एक चीज याद रखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो बन गया, इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में जो ऊपर लिखा हुआ है उसको वैसे ही रहने देते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, नीचे वाले को ए प्लस बी ए माइनस बी में चेंज करते हैं, ये पहले जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे प्लस लगा है प्लस लगाइए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी पहले लिखिए मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर ए प्लस बी लिखिए मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो यहाँ पर आप लिखिए क्या लिखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिससे एग्जामिनर को पता चल पाए कि आपने इस वाले लाइन में किया क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक, तो यहाँ पे लिखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक बटे में, अब आप ध्यान से एक बात देखिए कि इस प्लस के पहले सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में है, प्लस के बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट में है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या ले रहे हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लिया तो बचा है -1, तो आप पहले लिखिए -1, इसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया आपने, अब क्या बचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा है, तो यहाँ लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आपने सॉल्व किया, टेन थीटा प्लस में है, टेन थीटा प्लस में है, सेक थीटा प्लस में है, सेक थीटा प्लस में है, एक माइनस में है, एक माइनस में है, मतलब ये ऊपर वाला इससे पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास बचा एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है, वो भी ऊपर लाना है, तो यहां पर हम ये वही काम कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे किया है कि एक के बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे ऊपर रख दें, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगाएंगे तो ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन में लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको समझ में आया कैसे, क्योंकि एक बराबर यहाँ पे लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो आप लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में आपको करना पड़ेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कट गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसा आपने यहाँ पे किया हुआ है। बचा क्या है, तो आप कहेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही बच गया और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये प्रूव भी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो पहले कह रहे भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए ये एक घनाकार ब्लॉक है, क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं।
और कह रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। मान लीजिए ये अगर सामने वाला फलक होता है, इस पे आप मैक्सिमम त्रिज्या वाला, व्यास वाला एक गोला रखते तो कितना गोला होता है ये पूरा, मतलब एक फलक में एक वृत्त बनता। और जब आपने उसके ऊपर रख दिया तो वो फलक जो है ऊपर वाला टूट गया ना, वो बंद हो गया। मतलब उसको तो माइनस करना पड़ेगा। कब माइनस करना पड़ेगा? अगर हम इस पूरे वर्ग का, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें से एक फलक पर ये जो अर्धगोला रखा गया है इसी तरीके से, तो इतना तो ये इसका बंद हो गया। और जब उतना बंद हो गया तो वो वृत्त तो हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही प्रश्न में कहा जा रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अर्धगोले का अधिकतम व्यास जितनी इसकी भुजा होगी उतना ही, जितना चौड़ा उसका जो पृष्ठ है उतना चौड़ा हम उतना बड़ा सा गोला उस पर अर्धगोला रख सकते हैं। मतलब उसकी जो व्यास होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो व्यास होगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो होगा आपका 14 सेंटीमीटर। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो व्यास कितना है? 14/2, मतलब त्रिज्या कितना आ जाएगी? त्रिज्या बराबर 7 आ जाएगा। मतलब अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो 7 होगी। और जो भुजा है ए, यहाँ पर जो भुजा दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप प्रश्न पहले लिख लेंगे कि दिया है भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले देखिए इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, समझिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पहले घन का, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे लिख लेते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, अभी हमने वो अर्धगोला नहीं रखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलने के बाद हमने अर्धगोला ऊपर रखा, उसके बाद एक वृत्त का जगह छेक लिया है, तो इस संपूर्ण पृष्ठ में से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें जोड़ देंगे ये जो हमने अर्धगोला अभी को रखा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बस ये जो ठोस, ये जो आकृति, ये जो खिलौना बना, ये इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये होगा। बस इसी का मान रखना है। मतलब ये है कि अगर आप देखें तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि 6a स्क्वायर तो वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन अगर 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा? तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब हम लोग मान रखेंगे। क्या क्वेश्चन में कहा है कि पाई का मान आप रखिए? नहीं। तो देखिए, जब क्वेश्चन में ना कहे तो आप पाई का मान नहीं रख सकते, डायरेक्ट पाई भी रखे रहेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन हम रख देंगे क्योंकि हमको लग रहा है कि ये कट जाएगा, क्योंकि ये आर का मान क्या है? 7 है ना, तो 22/7 होगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आप पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। जब क्वेश्चन में 22/7 या 3/3.4 अगर दे रखा है कि पाई का मान ये रखिए तो वही रखिए। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अगर आपका मन है रखने के लिए तो 22/7 रखिए, नहीं तो मत रखिए। और 22/7 उस कंडीशन में रखिए कि देखिए जो त्रिज्या दे रखा है ना, या कोई ऐसा नंबर हो जो 7 का मल्टीप्लाई हो या 7 ही हो तो कट जाए, तब आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 6a स्क्वायर 6 गुणे 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई का मान 22/7 होता है गुणे आर का मान 7 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये बनेगा 6 गुणे 14 प्लस 22 गुणे 7 गुणे 7/7। देख रहे हैं, 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन अब 14 गुणे 6 करना पड़ेगा। तो 14 गुणे 6 करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो कहेंगे 196 होता है प्लस 22 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा। अब 196 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1176 प्लस 154 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जोड़ दीजिए। अगर 1176 में 54 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे कि 6 4 10, 7 5 12 3 और 3
1330, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के अथवा वाले प्रश्न को। ठीक है, देखिए हो सकता है आपका आंसर मैच न खाए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वही आंसर सार्वभौमिक सत्य है, मेरे द्वारा बताया गया, बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ बताता हूं कि आंसर इसका कैसे आया है। कहीं कैलकुलेशन में गलत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आपका जो आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है वही आंसर सही है। क्लियर है? तो अगर आपके बुक में देखिए, क्योंकि इसमें जो मेरे पास ये अनसॉल्व पेपर है, इसमें लास्ट में जो आंसर है बहुत ज़्यादा मिस्टेक दिया गया है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। कह रहा है एक ठोस है जो कि अर्धगोले पर खड़े शंकु, ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला, और अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु है। इस तरीके से अर्धगोले पे खड़ा एक शंकु है, कह रहा है कि जिसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या ही तो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी ये h ऊंचाई होगा, जो कि इस शंकु की ऊंचाई होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2, मतलब तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर दे रखा है ये। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात करिए। ये जो ठोस दिया है इसका आयतन ज्ञात करिए, और पाई का मान 3.4 रखिए। तो कोई बात नहीं, जब कह दिया तो हम रख लेंगे। पहले इस ठोस का आयतन क्या होगा वो समझिए। यहाँ पे पहले लिखिए कि दिया है, क्या क्या दिया है हमको, r बराबर 2 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई मतलब l बराबर दे रखा है हमको 2√2। तो l बराबर क्या होता है, तो कहेंगे अंडर रूट में h² माइनस r स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्योंकि ये जो है त्रिज्या हो जाएगा, ये भी तो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो h² प्लस माइनस r स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आया होगा, क्योंकि h² प्लस, माफ करिए ये प्लस होगा, प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये l का मान हमको दे रखा है कितना, 2√2। अंडर रूट में h², h का मान तो दे नहीं रखा है, प्लस r स्क्वायर दे रखा है। r स्क्वायर का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, तो ये 2√2 का स्क्वायर बराबर ये कट जाएगा, h² प्लस 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये बराबर में h² प्लस 4 हो जाएगा। 4 को इस तरफ भेजिए, 8 माइनस 4 बराबर h² हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 h² बराबर, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4, और h का मान जो आ जाएगा वो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो आप सिर्फ 2 लिखिए। तो जो उसकी ऊंचाई है, हालांकि ऊंचाई माइनस में नहीं होती है इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई, मतलब h की वैल्यू पता हो गया। अब इस जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज का है ना, इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या क्या है इसमें, एक तो शंकु है, तो आप लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस जोड़ना क्या है, अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ पे लिखिए अर्धगोले का आयतन। ठीक है, आपने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r³। दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर 1/3 पाई r² कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, इधर h बचेगा, इधर क्या बचेगा, 2r बचेगा। अब हम लोग मान रखेंगे 1/3 गुणे पाई, पाई का मान मैं अभी नहीं रख रहा हूँ, लास्ट में रखूंगा जिससे कैलकुलेशन ज़्यादा हमको न करने पड़े। r का मान क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, और इधर h का मान कितना आया है, तो h का मान 2 आया है, 2 रख लीजिए, प्लस ये 2r है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 पाई बटे में 3 गुणे 2 दूनी 4 और 4 2 6, 3 से इसको काट लीजिए, 2 हो जाएगा। आ गया 4 पाई गुणे 2,
4 दूनी 8 पाई आ गया। अब आप समझ रहे हैं कि आपके सामने 8 पाई आंसर आया है। अब यहाँ पे 8 पाई 8 गुणे कितना मान कहा है रखने के लिए, कह रहा है कि 1.34 कह दिया होगा ना, सॉरी 3.14 कहा होगा ना, 3.14 पाई का मान रख दीजिए और गुणा करिए। 8 चौक 32 होता है, 2 3 लगा, 8 8 होता है, 8 3 11 होगा, 1 लगा, 8 24 होता है, 25 हो जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव है, 25 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि आयतन है। तो ये आंसर हो जाएगा 25.12। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आपका 2025 का सेट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है, बहुत ही टाइम लगता है इस वीडियो बनाने में। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमेशा बच्चों को क्लास 10th 9th की क्लासेस चलती रहेंगी। नेक्स्ट ईयर से क्लास 12 की भी सभी प्रीवियस पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।